रेस्पिरेटरी पैसेज एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा। रेस्पिरेटरी ऑर्गन में हमने लंग्स के बारे में पूरा डिटेल स्टडी कर लिया है। अब जो अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में कौन कौन सी मसल्स हेल्प करती हैं, सबसे पहले हम उसका डिस्कशन करेंगे। ब्रीदिंग एक वेंटिलेशन प्रोसेस है जिसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन आता है। अब ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड ड्यूरिंग एक्सहेलेशन कौन कौन से मसल्स असिस्ट करती हैं, हम उनकी बात करेंगे। सबसे पहली जो मसल है दैट इज डायफ्राम। डायफ्राम इज द मेन मसल ऑफ रेस्पिरेशन और वेंटिलेशन और पल्मोनरी रेस्पिरेशन और पल्मोनरी वेंटिलेशन। बहुत सारे नाम हैं बट एक शब्द सभी में जो कॉमन है दैट इज डायफ्राम, यानी कि ब्रीदिंग के लिए जिस मसल का सबसे ज़्यादा रोल है दैट इज डायफ्राम, यानी कि ब्रीदिंग में 75% जो रोल होता है वो डायफ्राम का होता है। डायफ्राम एक मसल से बनी हुई प्लेट है जो थोरैसिस कैविटी को और चेस्ट कैविटी को सेपरेट करती है। एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, एक मसल है जो थोरैसिस कैविटी को यानी कि चेस्ट कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करती है, और ये जो मैमल्स है उनका एक पर्टिकुलर फीचर है, यानी कि मैमल्स का एक फीचर है डायफ्राम का होना। सो हियर it is a muscular structure which separate thoracic cavity from abdominal cavity। thoracic cavity का मतलब है chest cavity से abdominal cavity को separate करती है। यहाँ पे एक वर्ड आया है रेडियल मसल। रेडियल मसल एग्जैक्टली क्या है? जब हम यहाँ बात करते हैं डायफ्राम की, तो डायफ्राम और रिब्स, ये डायफ्राम है और मान लीजिए ये रिब्स है, इनको जोड़ने वाली जो मसल्स होती हैं उन मसल्स को हम रेडियल मसल्स बोलते हैं। तो जब भी हम डायफ्राम का रेफरेंस देते हैं तो वहाँ पे हम रेडियल मसल्स का भी रेफरेंस देते हैं। नेक्स्ट इज इट इज़ अ प्रिंसिपल मसल ऑफ ब्रीदिंग एंड एड्स इन वेंटिलेशन, यानी कि ब्रीदिंग की प्रिंसिपल मसल है। ब्रीदिंग की प्रिंसिपल मसल है यानी कि जब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? डायफ्राम का होता है। द वर्ड रिलेटेड विद डायफ्राम इज फ्रेनिक। जो वर्ड डायफ्राम से रिलेट करता है दैट इज फ्रेनिक। इसीलिए डायफ्राम की जो मसल यानी कि डायफ्राम को हम क्या बोल सकते हैं? फ्रेनिक मसल भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो फ्रेनिक वर्ड है वो डायफ्राम से रिलेटेड है। जब यहाँ पे हम बात करते हैं डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन की, तो डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो नर्व है वो भी फ्रेनिक के नाम से है, उसको हम बोलते हैं फ्रेनिक नर्व। फ्रेनिक नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम ऑल्सो हेल्पफुल इन पार्चुरेशन, मिक्चुरेशन एंड डिफिसिकेशन, यानी कि जो डायफ्राम है उसका रोल बहुत सारा है। एक मसल है, जब चाइल्ड बर्थ होता है उसको होने के प्रोसेस को बोलते हैं पार्चुरेशन, यानी कि व्हेन अ फीमेल सक्सेसफुली गिव बर्थ टू अ चाइल्ड द प्रोसेस इज नोन एज पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन के वक्त जब यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है तब उसमें डायफ्राम भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द नेक्स्ट इज मिक्चुरेशन। व्हाट इज मिक्चुरेशन? द पासिंग ऑफ यूरिन। यूरिन का पास करना कहलाता है मिक्चुरेशन, उसमें भी डायफ्राम का रोल है। नेक्स्ट इज डिफिसिकेशन। डिफिसिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फीकल मैटर। तो फीकल मैटर के रिमूवल के लिए भी डायफ्राम इम्पॉर्टेंट है। तो डायफ्राम क्या है? डायफ्राम एक मस्कुलर प्लेट है जो थोरैसिस कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करती है। जो वर्ड इसके साथ आ रहे हैं वो है फ्रेनिक और रेडियल। फ्रेनिक नर्व डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार है, और डायफ्राम किस किस में मदद करता है? पार्चुरेशन, मिक्चुरेशन एंड डिफिसिकेशन। अब जो नेक्स्ट मसल है दैट इज इंटरकॉस्टल मसल। सबसे पहले इंटरकॉस्टल मसल के बारे में समझें। जो वर्ड है कोस्टा,
दैट वर्ड रिप्रेजेंट रिब्स। कोस्टा का मतलब होता है रिब्स, यानी कि दो रिब्स हैं मान लीजिए ये, इनके बीच में जो मसल्स मिलती हैं उनको हम बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। जैसे हमें यहाँ दिखाई दे रही हैं, ये दो रिब्स हैं, इनके बीच में जो ग्रीन कलर की मसल्स हमें दिखाई दे रही हैं उनको हम बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। अब मान लीजिए ये दो रिब्स है, इनके बीच का जो स्पेस है वो स्पेस कहलाता है इंटरकॉस्टल स्पेस। दिस स्पेस इज इंटरकॉस्टल स्पेस। और यहाँ पे जो मसल्स होंगी, जो अरेंज्ड मसल्स होंगी, उनको हम कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल, जो दो टाइप की है। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जिसको हम बोलते हैं EICM एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल दैट इज IICM। यहाँ पे जो मसल नियॉन ग्रीन कलर से दिखाई जा रही हैं ये है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, ये वाली, और जो डार्क ग्रीन कलर से दिखाई दे रही हैं दैट इज एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। अब ये ब्रीदिंग में कैसे मदद करती है वो थोड़ा आप समझें। सबसे पहले हम बात करते हैं EICM एंड IICM के डिफरेंशिएशन की। पहले हम बात करेंगे EICM दैट इज एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। क्या कर रही है? इट कनेक्ट डॉर्सल सरफेस ऑफ अपर रिब। सबसे पहले डॉर्सल सरफेस यानी कि पिछला भाग, पीछे वाला हिस्सा, यानी कि पीछे सबसे ऊपर वाली रिब से वेंट्रल सबसे नीचे वाली रिब को कनेक्ट करती है। सो इट कनेक्ट डॉर्सल सरफेस ऑफ अपर रिब विद द वेंट्रल सरफेस ऑफ लोअर रिब, यानी कि जो लोअर रिब है उसके वेंट्रल सरफेस से जो डॉर्सल सरफेस है किसका? अपर रिब का, उसको कनेक्ट करती है। तो कैसे आ रही है? पीछे से आगे। जैसे अगर हमारी किसी भी शर्ट में पॉकेट ऊपर है तो उसमें हम हाथ कैसे डालेंगे? ऊपर की तरफ से। तो दैट इज द लोकेशन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, यानी कि इस तरीके से आ रही हैं, पीछे से आगे की तरफ, डॉर्सल से वेंट्रल की तरफ। फिर हम बात करते हैं IICM की। IICM क्या है? वेंट्रल सरफेस, यानी कि आगे से पीछे, वेंट्रल सरफेस ऑफ अपर रिब, यानी कि अपर रिब ऊपर वाली रिब, वेंट्रल सरफेस यानी आगे का हिस्सा, और कहाँ तक जा रही है? डॉर्सल सरफेस ऑफ लोअर रिब, यानी कि आगे से पीछे की तरफ जाने वाली मसल। इसी के साथ साथ एक और एडिशनल मसल्स होती हैं जो सबसे अंदर होती है, इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल मसल। अब यहाँ पे EICM का क्या रोल है? तो जब इंस्पिरेशन यानी कि जब हम सांस अंदर लेते हैं उस वक्त ये स्टर्नम को और रिब्स को ऊपर और बाहर की तरफ पुश करती हैं, धक्का मारती हैं। तो इसकी वजह से हल्की सी रिब्स ऊपर और बाहर की तरफ आती है स्टर्नम के साथ। वहीं इनका जो रोल है IICM का, ये फोर्सफुल एक्सपीरेशन के टाइम पे काम करती हैं। तो यहाँ पे हमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो है फोर्सफुल एक्सपीरेशन, यानी कि फोर्सफुल एक्सपीरेशन के टाइम ये स्टर्नम को और रिब्स को अंदर की तरफ मूव करवाती हैं। इंक्रीजेस वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिस कैविटी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो EICM है ये थोरेसिस कैविटी यानी कि चेस्ट कैविटी के वॉल्यूम को बढ़ाती है। किस एक्सिस में? डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में, यानी कि पीछे से आगे की तरफ जो थोरेसिस कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है वो किस कारण बढ़ता है? EICM के कारण बढ़ता है। डिक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिस कैविटी, ये थोरेसिस कैविटी के वॉल्यूम को डिक्रीज करती है। किस एक्सिस पे? डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस पे। तो यहाँ पे हमने बात की इंटरकॉस्टल मसल्स की जो दो प्रकार की हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। अब हम यहाँ पे बात करेंगे ब्रीदिंग की, यानी कि सांस लेना और सांस बाहर निकालना। जब हम ब्रीदिंग की बात करते हैं तो ब्रीदिंग की एक साइकिल है, उस साइकिल में दो प्रोसेसेस आते हैं। पहला आता है इंस्पिरेशन, या इसको इनहलेशन भी हम बोल सकते हैं। दूसरा आता है एक्सपीरेशन, जिसको हम एक्सलेशन भी बोल सकते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं यानी कि इनहेल करते हैं, या जब एक्सहेल करते हैं सांस बाहर छोड़ते हैं,
तो ये दोनों प्रोसेस से एक ब्रीदिंग साइकिल कंप्लीट हो जाती है और 1 मिनट में एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग 12 से 16 बार सांस लेता है, यानी कि ये साइकिल कंप्लीट करता है, इनहेल और एक्सहेल करता है। यहाँ पे जो कंडीशन है वो 2 कंडीशन हम पढ़ेंगे। पहली कंडीशन हम पढ़ रहे हैं नॉर्मल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, या नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड नॉर्मल एक्सपीरेशन। सबसे पहले नॉर्मल इंस्पिरेशन के बारे में समझे कि नॉर्मली सांस लेना, साधारण रूप से जो हम सांस ले रहे हैं, दैट इज इनहेलेशन, इनहेल करना। वहीं साधारण रूप से जब हम एक्सहेल करते हैं तो दैट इज नॉर्मल एक्सपीरेशन। जब हम इनहेल करते हैं तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। याद रखना, जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी एटीपी यूज होगा, और जब भी एटीपी यूज होगा प्रोसेस कहलाएगा एक्टिव प्रोसेस। तो यहाँ पे इंस्पिरेशन एक टाइप का एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, और जब भी मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एनर्जी यूज होगी। जब हम नॉर्मल एक्सपीरेशन की बात करेंगे, प्लीज कीप इट इन माइंड, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल एक्सपीरेशन। तो नॉर्मल एक्सपीरेशन के वक्त मसल रिलैक्स होती है, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, तो प्रोसेस कहलाएगा पैसिव प्रोसेस, यानी कि एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो रही। जब नॉर्मल इंस्पिरेशन की बात करते हैं तो ये 2 सेकंड का प्रोसेस है, और जब हम नॉर्मल एक्सपीरेशन की बात करते हैं तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ 3 सेकंड, यानी कि 5 सेकंड की ब्रीदिंग साइकिल होती है। क्योंकि यहाँ पे 2 सेकंड और 3 सेकंड को मिला के टोटल 5 सेकंड बनते हैं, तो एक ब्रीदिंग साइकिल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को मिला के 5 सेकंड की होती है। अब यहाँ पे जो मसल्स काम करती हैं ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल्स काम करती हैं। अब किस तरीके से ये काम कर रही हैं इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में। सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग 2 में डिवाइडेड है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन, यानी कि व्हेन द एयर ड्रॉन इनसाइड द लंग्स, यानी कि हवा बाहर से लंग्स में आ रही है, एटमॉस्फेयर से आ रही है, वो कहलाएगी इंस्पिरेशन या इनहेलेशन। एक्सपीरेशन लंग्स से या एल्वियोलाई से एयर एटमॉस्फेयर में जा रही है, रिलीज आउट हो रही है, दैट इज एक्सपीरेशन। ये जो डायग्राम है या जो पिक्चर है इससे हमें क्लियर हो रहा है कि किस तरीके से एक पर्सन इनहेल या एक्सहेल करता है। अब यहाँ पे सबसे पहले इंस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसका जो ये डायग्राम है ये एनसीईआरटी से लिया गया है, और इसकी लेबलिंग पे क्वेश्चंस आते हैं, तो किस तरीके से इसकी लेबलिंग हो रही है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, इस पे क्वेश्चन आता है, तो इसको बहुत ध्यान से समझें। सबसे पहले इंस्पिरेशन यानी कि एयर का लंग्स में आना। सबसे पहले एयर लंग्स में कब आएगी, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब एयर अंदर आएगी। बट उस एयर के अंदर आने में कौन कौन से चेंजेस होंगे उनके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस इंक्रीज हुआ। चेस्ट कैविटी का जो एंटीरियर यानी ऊपर वाला भाग, पोस्टीरियर यानी निचला भाग, वो एक्सपेंड हुआ। साथ साथ में जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल का भी कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो इसके कॉन्ट्रैक्शन से डॉर्सो और वेंट्रल एक्सिस में बदलाव आया, यानी कि जो एक्सिस है यानी कि जो थोरैसिस चैम्बर है पूरा, उसमें बदलाव आया। थोरैसिस जो चैम्बर है, थोरैसिस जो केज है, जो हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसमें बदलाव आए। यानी कि वी कैन सिंपली से दैट बिकॉज ऑफ द कंट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम and the contraction of the external intercostal muscle, the thoracic cavity volume increases. जो thoracic cavity है
उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, या बहुत साधारण भाषा में बोलें तो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा। चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ते ही क्या होगा, लंग वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अब क्वेश्चन ये है कि चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो लंग का वॉल्यूम क्यों बढ़ेगा। चेस्ट कैविटी यानी कि थोरैसिस कैविटी की जो इनर साइड है वो पैराइटल प्लूरा से चिपकी हुई है। तो जब थोरैसिस कैविटी के वॉल्यूम में बदलाव आएगा तो पैराइटल प्लूरा में चेंज आएगा। पैराइटल प्लूरा जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, विसरल प्लूरा के साथ एसोसिएटेड है। दोनों के बीच में फ्लूइड भरा हुआ है जो उनको एक साथ इंटैक्ट किए हुए है, यानी कि जब कैविटी में बदलाव आएगा तो लंग्स एक्सपेंड होंगे, यानी कि लंग वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि डायफ्राम जो है वो क्या कर रहा है, जो डॉर्सो और वेंट्रल यानी कि ये जो चेंजेस लेके आ रहा है, डॉर्सो वेंट्रल एंटीरियो पोस्टीरियर जो भी ये बदलाव आ रहे हैं, इसकी वजह से क्या होगा, ये जो डायफ्राम है ये नीचे की तरफ जाएगा। नॉर्मली जो डायफ्राम है ये डोम शेप है। नॉर्मली जो डायफ्राम की शेप है वो डोम शेप है। अब यहाँ पे जब ऊपर से प्रेशर आया यानी कि थोरैसिस कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा तो ये डायफ्राम जो है ये फ्लैट हो जाएगा और किसकी तरफ जाएगा, एब्डोमिनल कैविटी की तरफ जाएगा। यानी कि ऐसे था और प्रेशर आते आते किस तरीके का हो गया, नीचे की तरफ हो गया, यानी कि फ्लैट होते हुए नीचे एब्डोमिनल रीजन की तरफ जाने लगा। यानी कि डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, डोम शेप से वो फ्लैटेंड हो गया, चपटा हो गया और एब्डोमेन की तरफ जाने लगा। उसी के साथ साथ जब थोरैसिस चैम्बर यानी कि थोरैसिस कैविटी में बदलाव आता है तो यहाँ पे जो ये रिब्स हैं, ये रिब्स में भी बदलाव आएगा। रिब्स में किस प्रकार का बदलाव आएगा, ये जो रिब्स हैं ये आउटवर्ड और अपवर्ड मूव करेंगी। यानी कि जब एक पर्टिकुलर पर्सन सांस लेता है तो जो रिब्स हैं वो हल्की बाहर और ऊपर की तरफ आती हैं क्योंकि थोरैसिस कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा है। रिब्स के साथ साथ जो बीच में सेंटर में बोन है दैट इज स्टर्नम, स्टर्नम भी रेज यानी कि स्टर्नम भी ऊपर की तरफ आ जाती है, अपवर्ड रेज हो जाती है। अब यहाँ पे ये सारे बदलाव आ गए, रिब्स में बदलाव आया, स्टर्नम में बदलाव आया, इंटरकॉस्टल मसल में बदलाव आया, डायफ्राम में बदलाव आया, यानी कि वॉल्यूम सबका बढ़ा। डायफ्राम जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ, थोरैसिस केज का वॉल्यूम बढ़ गया, तो यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, लंग का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया। जब वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम हो जाता है, यानी कि लंग का एक्सपेंशन तो हुआ बट इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा का मतलब है विद इन द लंग्स, विद इन द लंग्स जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया। और जैसे ही प्रेशर डिक्रीज होता है तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्सेस एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मोर इनटू द लंग्स, यानी कि इंस्पिरेशन होता है क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दैट इज 760 mmHg। और मान लीजिए जो लंग का इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है दैट इज 758 mm of Hg, यानी कि कंपैरेटिवली एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। तो प्रेशर डिफरेंस है, जब भी एयर में प्रेशर में डिफरेंस होता है, ग्रेडियंट डेवलप होता है, प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होता है तो एयर मूव करती है हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सो देयर इज मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लंग्स, यानी कि बाहर की हवा कहाँ पे एंटर होगी, लंग्स में एंटर होगी और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन। तो हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट। डायफ्राम नॉर्मली डोम शेप है बट जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो फ्लैट होके एब्डोमिनल रीजन की तरफ जाने लगता है। क्या करता है ये, एंटीरियो पोस्टीरियर यानी कि एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सेस में बदलाव लाता है। वहीं
एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल डॉर्सल और वेंट्रल एक्सिस में बदलाव लाता है, यानी कि ऊपर नीचे बदलाव और आगे और पीछे बदलाव, तो यानी कि पूरी चेस्ट कैविटी के वॉल्यूम में बदलाव। जब वॉल्यूम में बदलाव आता है तो रिब्स एंड स्टर्नम आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूव करती हैं और प्रेशर डिफरेंस की वजह से एयर एंटर कर जाती है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरेटिव जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो कम है। लंग का वॉल्यूम ज्यादा है बट पल्मोनरी प्रेशर जो है वो कम है, तो क्या होगा, इंस्पिरेशन होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट इंस्पिरेशन। नाउ जब हम इंस्पिरेशन की बात करते हैं तो एक शब्द आता है नेगेटिव ब्रीदिंग। क्यों आता है? इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स, यानी कि लंग्स के अंदर का प्रेशर, दैट इज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा यानी कि विद इन द लंग्स, इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। तो जब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है तो देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको? नेगेटिव प्रेशर। और जब नेगेटिव प्रेशर होता है, लंग्स का एटमॉस्फेयर से प्रेशर में डिफरेंस है, कम है, तो किस प्रकार का प्रेशर कहलाएगा? नेगेटिव प्रेशर। नेगेटिव प्रेशर इन द लंग विद रेस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि बाहर से अंदर के प्रेशर में डिफरेंस है, कम है, तो क्या कहलाएगा? नेगेटिव प्रेशर। नाउ एक्सपीरेशन, एयर का बाहर एक्सपेल होना, यानी कि एयर का बाहर निकलना। रास्ता सेम है बट डिफरेंस क्या है वो हम पढ़ते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल एक्सपीरेशन। नॉर्मल एक्सपीरेशन की ही बात यहाँ पे हम करेंगे कि नॉर्मली जब हम एक्सपायर कर रहे हैं यानी कि एक्सेल कर रहे हैं तो वहां पे किस तरीके से क्या होगा, एयर का मूवमेंट होगा और क्या क्या बदलाव आएंगे। सबसे पहले रिलैक्सेशन इन डायफ्राम। जो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, डोम से फ्लैट हो गया था, वो रिलैक्स हो जाएगा, यानी कि दोबारा से डोम शेप में आ जाएगा। पहले वो एब्डोमेन की तरफ झुका था, अब दोबारा से वो चेस्ट की तरफ एक्सटेंड होने लगेगा, यानी कि डिक्रीज करेगा एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सेस। पहले इंक्रीज हुआ था एक्सेस, अब यही एक्सेस डिक्रीज होगा। वहीं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स ने डॉर्सो वेंट्रल एक्सेस को इंक्रीज किया था, तो ये उसको क्या करेंगी, डिक्रीज करेंगी। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स करेंगी। जब ये रिलैक्स करेंगी तो लंग भी रिलैक्स हो जाएंगे, जो लंग्स एक्सपेंड हुए थे वो रिलैक्स हो जाएंगे, यानी कि लंग का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, डिक्रीज। लंग वॉल्यूम को हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी वॉल्यूम। तो पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अब पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, यानी कि लंग के अंदर का जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। इसी के साथ साथ जब हम बात करेंगे थोरैसिस कैविटी की, थोरैक्स की, वॉल्यूम की, तो यहाँ पे थोरैसिस कैविटी वॉल्यूम डिक्रीज होगा। जो रिब्स बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ आई थी स्टर्नम के साथ, वो दोबारा से नॉर्मल हो जाएंगी, अपनी पोजीशन पे आ जाएंगी। तो हम क्या बोलेंगे, जो रिब्स का मूवमेंट है स्टर्नम के साथ वो डाउनवर्ड होगा एंड इनवर्ड होगा, यानी कि जो रिब्स है वो दोबारा से अपनी पोजीशन पे आ गई। डायफ्राम रिलैक्स होके फिर से आर्च हो गया। थोरैसिस कैविटी का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो गया बट प्रेशर इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पे मान लीजिए प्रेशर है 762 mmHg और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 760 mmHg। तो यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट, फिर से प्रेशर का डिफरेंस, और फिर से जब प्रेशर का डिफरेंस होगा तो एयर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, अंदर से बाहर, यानी कि लंग्स से लेके एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ पे देयर इज अ मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स टू आउटसाइड और द एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स। द प्रोसेस इज नोन एज एक्सपीरेशन।
अब यहाँ पे एक बात जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि यहाँ पे डायफ्राम और EICM में किसी भी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ है, ना ही कोई और मसल का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन देखा गया है। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है दैट इज अ पैसिव प्रोसेस। इस पैसिव प्रोसेस में हर चीज रिलैक्स हो रही है, डिक्रीज हो रही है, चाहे वो डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन हो, EICM का कॉन्ट्रैक्शन हो, रिलैक्स हो रही है मसल्स। लंग वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है बट प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। कई बार ये भी आ सकता है कि पल्मोनरी वॉल्यूम की जगह आपको दूसरी टर्म्स दे दी जाएं, जैसे यहाँ पे आ सकता है इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर, या यहाँ पे आ सकता है प्लूरल प्रेशर। तो प्लूरल प्रेशर का मतलब है लंग के प्रेशर की ही हम बात कर रहे हैं, एल्वियोलर प्रेशर की बात करें तो भी हम लंग प्रेशर की ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा एक्सपिरेशन एंड इंस्पिरेशन के बारे में, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। हियर वी हैव टॉक्ड अबाउट ओनली द नॉर्मल ब्रीदिंग। यहाँ पे हमने किसकी बात की है? केवल नॉर्मल ब्रीदिंग की ही बात की है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द फोर्सफुल ब्रीदिंग।